नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग। जी हाँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग हम यहाँ पे उपस्थित होते हैं और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पिछली 3 क्लासों से कि जो SSC और दिल्ली पुलिस के अंदर, जी हाँ, SSC व दिल्ली पुलिस में जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो यहाँ पे दिल्ली पुलिस के PYQ के ऊपर चर्चा करते हैं। पिछली 3 सेशनों में हमने दोस्तों यहाँ पे जो पाषाण काल है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के बारे में चर्चा कर ली है। आज के सेशन में हम वैदिक सभ्यता से जो आगे और क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस की आपने यदि तैयारी करने यहाँ से आरंभ किया है तो आपको पता होना चाहिए कि जो दिल्ली पुलिस में है आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इन दोस्तों क्वेश्चनों का हमें पता सीधा इस प्रकार लग सकता है कि हम यहाँ पे पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको देखें। तो यहाँ पे दोस्तों आप पिछले तीनों सेशन जाकर देख सकते हैं जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। तो दोस्तों, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है ज्ञान। जी हाँ, वेद शब्द का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वह है ज्ञान। और वेद हमारे देश की सबसे पुरानी संहिताओं में से है। और आप सभी को पता है कि जो 4 वेद होते हैं जिनमें जो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद होता है वह ऋग्वेद है। जी हाँ, सबसे प्राचीन वेद है वह ऋग्वेद है। और दोस्तों 1500 BC से, जी हाँ, 1500 BC से 1000 BC तक का जो कालखंड है, जी हाँ, 1000 BC तक का जो कालखंड है उसे ऋग्वेद कहा गया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, जी हाँ, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, जी हाँ, यजुर्वेद है। और यहाँ पे चौथा है अथर्ववेद। जी हाँ, अथर्ववेद है। ये 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद काल में दोस्तों 1500 BC से 1000 BC तक इनका अध्ययन किया गया है। और 1000 BC से, जी हाँ, 1000 BC से लेकर 600 BC तक, जी हाँ, जो उत्तरवेदिक काल जिसे कहा गया है उसके अंदर हम सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो ये हमें यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। तो यहाँ से दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो दोस्तों, जब कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो दोस्तों जो कॉपर है, जी हाँ, कॉपर जिसे तांबा कहा जाता है, जी हाँ, तांबे का ही सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो तांबा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समय से प्रचलित में है। और वैदिक आर्य की दोस्तों हम बात करते हैं जो 2 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, 2 भागों में जिसे बांटा गया है, जिसे एक ऋग्वेदिक काल कहा गया है, जी हाँ, ऋग्वेदिक काल कहा गया है। और दूसरे को दोस्तों जो उत्तरवेदिक काल, जी हाँ, दूसरा है जिसे उत्तरवेदिक काल कहा गया है। इन दोनों का जो कालक्रम है, जी हाँ, जो वैदिक सभ्यता कालक्रम है उसे 2 भागों में बांटा गया, एक ऋग्वेदिक काल है, एक उत्तरवेदिक काल है। 1500 BC से लेकर, जी हाँ, 1500 BC से लेकर जो 1000 BC तक का समय है, 1000 BC तक का समय को ऋग्वेदिक काल। और यहाँ पे दोस्तों 1000 BC से लेकर, जी हाँ, 1000 BC से लेकर 600 BC तक का समय है उसे उत्तरवेदिक काल कहा गया है। तो हम यहाँ से बात करते हैं ऋग्वेदिक काल में है जो आर्य तांबे से परिचित था तथा बाद में उत्तरवेदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऋग्वेदिक काल है ये इसमें जो लोहे की खोज नहीं होती है, जी हाँ, इसमें लोहे की खोज नहीं होती है। और जबकि उत्तरवेदिक काल है इसमें दोस्तों लोहे की खोज की जा चुकी थी। और लोहे की खोज के कारण ही दोस्तों जो यहाँ पे सिंधु यहाँ से जो वैदिक सभ्यता है वह धीरे धीरे महाजनपदों के विकास की ओर अग्रसर हो गई। जी हाँ, महाजनपदों की ओर अग्रसर होती है वह लोहे की खोज के बाद होती है। तो यहाँ पे दोस्तों वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे तांबा है, कॉपर है, कॉपर का ही सबसे पहले यहाँ पे प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी। तो भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी, तो हम बात करते हैं भारत में वर्ण व्यवस्था को भी 2 चरणों में देखा जा सकता है, जिसमें दोस्तों ऋग्वेदिक काल है, पूर्व वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल में है। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था है जो श्रम आधारित थी, जबकि उत्तरवैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म आधारित कर दी गई। तो यहाँ पे दोस्तों
जो वर्ण व्यवस्था है सबसे पहले तो ये श्रम आधारित थी। जी हाँ, सबसे पहले तो ये श्रम आधारित थी, या जो कार्य करने के आधार पर श्रम आधारित थी। जो व्यक्ति जिस प्रकार कार्य करता था उसे दोस्तों उस कुल के आधार पे माना जाता था। जबकि हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में जो दोस्तों श्रम आधारित हो चुकी थी वह उसे जन्म आधारित कर दिया गया। जी हाँ, जो जिस कुल में जन्म लेगा उसे उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार रखा गया। तो दोस्तों यहाँ पे दिए गए ऑप्शन का यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा, क्योंकि व्यावसायिक व श्रम विभाजन के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो दोस्तों भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है, या किस वेद के अंदर संगीत का यहाँ पे चर्चा की गई है? तो हम यहाँ से बात करते हैं सामवेद की। जी हाँ, सामवेद है जो भारतीय संगीत का उद्गम है। जी हाँ, भारतीय संगीत का उद्गम है जो सामवेद संहिता को माना जाता है, और सामवेद के पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता है। तो दोस्तों जो सामवेद है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सामवेद है, और सामवेद के जो दोस्तों पुरोहित होते हैं उसे उद्गाता कहा जाता है। जी हाँ, यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि सामवेद का गायन करने वाले को क्या कहा जाता है, या सामवेद में पुरोहित को क्या कहा जाता है, उद्गाता। यह एसएससी में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था उसके ऊपर बात करते हैं। तो वैदिक आर्य अपनी प्रारंभिक जीवन या पूर्व वैदिक काल में जो से परिचित थे, एक बाद वे उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित होने के बाद जो कृषि क्रांति हुई उस दौरान आर्य गेहूँ चावल से भी परिचित हो गए, और आर्य तंबाकू से परिचित नहीं थे। तंबाकू भारत में पुर्तगाली द्वारा परिचित करवाया गया। तो दोस्तों जो से गेहूं से दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होती है, उसके बाद में दोस्तों कृषि की और काफ़ी क्रांतिकारी यहाँ पे कदम आता है और काफ़ी यहाँ पे विकास होता है। तो दोस्तों लोहे के विकास के बाद में जो और गेहूं का देख चुका था, चावल देख चुका था, लेकिन तंबाकू है, जो तंबाकू दोस्तों भारत में सबसे पहले होते हैं वह पुर्तगाली लेकर आते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। तंबाकू का भारत में प्रवेश किया जाता है पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे हमारी सभ्यता समय से ही देखी जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? तो वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। जी हाँ, इन्हें बलि कहते थे। और वैदिक युग में जो कबीला के प्रधान को राजा की संज्ञा दी जाती थी, राजा निरंकुश नहीं हुआ करता था तथा सभा और समिति के विदत नामक संस्थाएं थी, इस पर नियंत्रण रखने का कार्य है जो राजा करता था। पूर्व वैदिक काल में जनता द्वारा स्वेच्छा से राजा को यह कर दिया जाता था, वह बलि कहलाता था, और यही कर उत्तर वैदिक काल में बाध्यकारी हो गया था। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में यह कर देना बाध्यकारी हो गया था। तो जो राजा अपनी जनता से कर वसूल करता था या इच्छा के अनुसार जनता के द्वारा दिया गया कर है उसे बलि कहा जाता है। जी हाँ, उसे बलि कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन है दोस्तों दूध और इसके उत्पादन है, जो कि उनका प्रमुख भोजन था। तो हम बात करते हैं वैदिक आर्यों के जीवन में गाय और दूध का बहुत महत्व था। इनके जीवन में दूध व दूध में सत्तू मिलाकर पीना उनका प्रमुख पेय पदार्थ था। अतः यहाँ से जो विकल्प है बी सही होने वाला है। दूध व इसके उत्पादन वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आश्रम दिए गए हैं। कौन सा आश्रम? गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, इनका सही यहाँ पे क्रम में लगाना है। तो हम बात करते हैं जो आश्रमों का सही क्रम किस प्रकार है। तो ब्रह्मचर्य आता है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता है, फिर गृहस्थ आता है, वानप्रस्थ आता है और फिर संन्यास आता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। और हम बात करते हैं प्रारंभिक उपनिषदों में केवल तीन आश्रमों का यहाँ पे मिलता है, जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया और प्रत्येक को इन चारों आश्रमों से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया है। आश्रमों का वर्णन सबसे पहले छांदोग्य में तथा चारों आश्रमों का वर्णन जबालोपनिषद में मिलता है। जी हाँ, जो चारों आश्रमों का यहाँ पे जो आश्रमों का वर्णन मिलता है वह जबालोपनिषद में मिलता है। तो यहाँ कहाँ पे मिलता है? तो जबालोपनिषद है। जी हाँ, जबालो उपनिषद है, उसके अंदर इन चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। जी हाँ, ऋग्वैदिक आर्य हैं जो ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। हालांकि जो समस्त वैदिक सभ्यता है उसे एक ग्रामीण सभ्यता कहा गया है, और भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता है वह है दोस्तों वैदिक सभ्यता ही है। और भारत की सबसे शहरी सभ्यता की बात की जाती है तो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो भारत की पहली शहरी सभ्यता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, ऋग्वेद आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे और उनके जीवन में गाय का बहुत महत्व था। गाय समृद्धि का सूचक हुआ करती थी और इसे उपहार में तथा पुरोहितों को दान के रूप में दिया जाता था। ऋग्वेद में गाय के को अदन्या कहा गया है, और अदन्या का शब्द दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है न मारने योग्य। अधिक गाय रखने वाली व्यक्ति अर्थात समृद्ध और गोमत कहा जाता था। तो दोस्तों ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आर्य अनार्य के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है, क्योंकि आर्यों अनार्यों के मध्य जो संघर्ष होता है उसमें आर्यों के द्वारा जो घोड़ों के द्वारा जो गाड़ियों का प्रयोग किया जाने लगा था। जी हाँ, घोड़े का उपयोग किया जाने लगा, जो कि निर्णायक भूमिका निभाई और संघर्ष में यहाँ पे विजयी रहे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है, क्योंकि जो आर्य है अनार्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? तो योग के प्रणेता के बारे में बात करते हैं। तो जो योग का सिद्धांत का प्रवर्तक है वह पतंजलि के द्वारा किया गया है। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट होता है, योग के प्रणेता है वह पतंजलि थे। निम्न में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? तो दोस्तों यहाँ पे कनिष्क का दरबारी चिकित्सक से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कनिष्क का है दरबारी चिकित्सक कौन था? तो दोस्तों जो वसुमित्र है, जी हाँ वसुमित्र, नागार्जुन, चरक और पतंजलि है। तो इनमें दोस्तों जो यहाँ पे कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था वह चरक था। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाम में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिए। तो प्राचीन भारत के जो चिकित्सक है उनकी दोस्तों यहाँ पे क्रम बताना है, पहचान करनी है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी जो चिकित्सा से संबंधित है। चरक है जो कनिष्क के समकालीन था। तो दोस्तों यहाँ पे जो चरक दिया गया है वह जो है कनिष्क के समकालीन था, और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन योग के प्रणेता थे। तो यहाँ से दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी, जी हाँ चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी है, यह क्रम बिल्कुल राइट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो दोस्तों संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता के बारे में बात करते हैं तो पाणिनि थे। जी हाँ, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणकर्ता पाणिनि थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट होता है। इन्होंने एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा है। जी हाँ, पाणिनि ने अष्टाध्यायी, यहाँ पे अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है, और इनके प्रसिद्ध कार्य अष्टाध्यायी में 400 सूत्र हैं जिनमें धन्वन्यात्मकता और व्याकरण के नियम दिए गए हैं। तो अष्टाध्यायी में दोस्तों इन्होंने व्याकरण के बारे में सबसे पहले बताया है। तो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता यहाँ पे पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो है, निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? तो निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे यजुर्वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है, और इसमें याज्ञिक विधि विधानों का जिक्र किया गया है, और यज्ञ करने के भी दोस्तों यहाँ पे यजुर्वेद के अंदर बताया है। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए हम बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद तो दोस्तों संगीत से या गायन से संबंधित है। जी हाँ, सामवेद है वह संगीत व गायन से संबंधित है, यह भी आपको पता होना चाहिए, संगीत व गायन से संबंधित है। और यहाँ पे ऋग्वेद की बात करते हैं तो आर्य का विस्तार है। जी हाँ, जो ऋग्वेद में है आर्यों का विस्तार है, आर्य कहाँ से आते हैं, उनका सामाजिक, आर्थिक और यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन होता है, उन सभी का उल्लेख यहाँ पे ऋग्वेद में मिलता है। और यहाँ पे और बात कर चुके सामवेद जो संगीत गायन से संबंधित है, जादू टोना व बलि के संबंधित में दोस्तों कर्मकांड से संबंधित में अथर्ववेद यहाँ पे संबंधित होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो जो दोस्तों यहाँ पे संगीत से संबंधित सामवेद हो चुका है, ऋग्वेद आर्यों का वर्णन मिलता है, और यजुर्वेद में दोस्तों बलि सूत्रों के बारे में मिलता है। अब आगे के अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जादू टोना और कर्मकांड संबंधी विधान किस वेद में लिए गए हैं? तो यहाँ पे जादू टोना और कर्मकांड संबंधी है जो आकर्षण और मंत्र होते हैं, यह वेदायत्री का भाग नहीं है, और ये दोस्तों जो कि अथर्ववेद के अंदर शामिल है, इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है। तो मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है। मनुस्मृति एक प्राचीन हिंदू शास्त्र है। जी हाँ, मनुस्मृति है एक प्राचीन हिंदू शास्त्र है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और यह एक अति महत्वपूर्ण बिंदुओं के कानून की पुस्तक है। इसके रचयिता ऋषि मनु थे। इसके रचयिता की बात की जाती है तो ऋषि मनु इसके रचयिता हैं। और आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो दोस्तों एसएससी का काफ़ी प्रिय क्वेश्चन है कि आधुनिक मनु किसे कहा जाता है। तो आधुनिक मनु है जो कि दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या है। तो उपनिषद का शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर शिक्षा प्रदान करना। जी हाँ, गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना, गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना भी दोस्तों उपनिषद कहलाता है। जी हाँ, उपनिषद होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना और ये दर्शन पर आधारित है। जी हाँ, ये दर्शन पर आधारित है। तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ दोस्तों यहाँ से पास बैठना हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पे पास बैठना ऑप्शन नंबर सी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं किस पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। तो किस पंडित ने दोस्तों दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया है। तो हम बात करते हैं दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार का श्रेय किसे दिया गया है। तो अगस्त्य को। अगस्त्य, जी हाँ, अगस्त्य को दक्षिण भारत में जो यहाँ पे आर्य संस्कृति प्रसार का श्रेय अगस्त्य को दिया गया है। और संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता के तत्वों का प्रसार ऋषि अगस्त्य एवं कौंडिन्य ने किया था। प्रथम संगम मथुरा में, जी हाँ, प्रथम जो संगम होता है मथुरा में ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और इसे पांड्य शासकों से संरक्षण मिला था। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था। तो भारत पर पहला आक्रमण करने वाले दोस्तों आर्य ही थे। जी हाँ, भारत पर पहला आक्रमण करने वाले आर्य ही थे। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर तथा पूर्व किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। और आर्यों अनार्यों के बीच जो संघर्ष का जिक्र है वो पश्चिमोत्तर भारत में इनके समकालीन हथियार से भी विदित होता है कि एक आर्य एक आक्रमण करता थे। तो दोस्तों यहाँ पे भारत पर पहला जो आक्रमण करता है वह आर्यों के द्वारा ही किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन थे। तो पंचतंत्र के लेखक के बारे में पूछा जाता है तो दोस्तों विष्णु शर्मा। जी हाँ, विष्णु शर्मा है जो कि पंचतंत्र के लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं निम्नलिखित में से विषम को चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पे सामवेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, ये तीन तो दोस्तों जो वैदिक सभ्यता में चार वेदों का यहाँ पे कल्पना की गई है या दोस्तों चार वेद बताए गए हैं उनमें से तीन है। और विष्णु पुराण है जो दोस्तों विष्णु पुराण यहाँ से विषम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 7वें मंडल से लिया गया है। जी हाँ, ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है, जी हाँ, ऋग्वेद के 7वें मंडल से गायत्री मंत्र को लिया गया है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और जो ये दोस्तों गायत्री मंत्र है किसे समर्पित है। तो दोस्तों यहाँ पे सावित्री को समर्पित है। जी हाँ, सावित्री को यह समर्पित है। तो यह आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पांडव 5 थे, जिनमें 5 भाई थे, जिनमें युधिष्ठिर है। जी हाँ, युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल और सहदेव हैं। ये सभी राजा पांडु के पुत्र थे। जी हाँ, सभी राजा पांडु के पुत्र थे, राजा पांडु के ये पुत्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान कौन से हैं। तो ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध भगवान है, ऋग्वेद में सबसे अधिक पूजा किस भगवान की जाती थी। तो वह दोस्तों इंद्र है। जी हाँ, इंद्र ऋग्वेद के सबसे प्रसिद्ध भगवान थे और इनको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र को क्या कहा जाता था, यह भी दोस्तों एसएससी के द्वारा काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहकर पुकारते थे। तो पुरंदर कहकर दोस्तों इंद्र को पुकारा जाता था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि किस प्रकार से वैदिक सभ्यता में पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन सभी के बारे में हमने यहाँ पे आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश की है। तो दोस्तों यहाँ पे 50+ क्वेश्चन हो चुके हैं। जी हाँ, 50+ क्वेश्चन आप सभी के समक्ष रख दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, आपको यदि किस प्रकार के टॉपिक से क्लास की आवश्यकता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्तों,
यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।